अब इसमें देखो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय कहते किसे, इसको समझते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, कि एक वर्ष की अवधि में जितना भी उत्पादन किया गया उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसी को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी देश के अंदर, किसी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में एक वर्ष के अंतर्गत एक निश्चित समय होना जरूरी है। एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज जिनको कहते हैं, वस्तुओं व सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होगी। अन्य देशों से भी हमारे यहाँ कोई आय आई है, अब हमारे यहाँ के लोग अन्य देशों में काम कर रहे हैं तो उनने भी जो पैसा यहाँ जमा किया वो भी आएगा। विदेशों से प्राप्त आय जो भी है वो सब शामिल होगी, और जो विदेशी लोग यहाँ से ले गए उसको माइनस करेंगे। ठीक है, जो हमारे लोग विदेशों में है उनने जो कमाया उसको जोड़ेंगे, जो विदेशी लोग यहाँ पर इन कमाई कर रहे हैं वो अपने यहाँ ले जा रहे हैं तो उसको माइनस कर देंगे। ये प्लस माइनस इसको करना पड़ता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इसे कहा जाता है, एक्स माइनस एम के रूप में जाना जाता है। तो एक वर्ष की अवधि में एक देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है। साथ में डेप्रिसिएशन शब्द आपने सुना होगा, जिसे हम घिसावट कहते हैं, उसको कम करना पड़ता है। जो भी हमारे उत्पादन किया उस दौरान जितनी भी घिसावटें हुई, मतलब हमारा डेप्रिसिएशन जितना भी हुआ, नुकसान जो भी हुआ, हमारी मशीनों को जो नुकसान हुआ या जो उनके वैल्यू में कमी आ गई उसको घटा दिया जाता है, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसे कहा हमने राष्ट्रीय आय? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है। विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है और डेप्रिसिएशन को कम किया जाता है ना, मतलब मूल्य ह्रास को कम किया जाता है। और मूल्य ह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। मूल्य ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन होता है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है और मूल्य ह्रास को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, क्या कहा हमने? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, जबकि इसमें मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है,
अब देखो इसमें कुछ बातें समझ लेना कि राष्ट्रीय आय का मीनिंग क्या निकला इससे। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय आय में वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अर्थात क्या होता है, देखो अर्थात नंबर 1, राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का क्या है, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। मुद्रा में मूल्य, मौद्रिक मूल्य मतलब क्या हुआ, वस्तुओं व सेवाओं के मुद्रा में मूल्य को ही हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरा देखो, दूसरी चीज इसमें समझ लेना, राष्ट्रीय आय में हम किसको शामिल कर रहे हैं, विदेशों से प्राप्त आय को शामिल कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या कहा कि राष्ट्रीय आय में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। राष्ट्रीय आय में डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा देखो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कहा गया है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि एक वर्ष की आय होती है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, किसी देश की एक वर्ष की आय होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय एक वर्ष की आय होती है। ये मतलब एक वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं की जो प्राप्त आय होती है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वर्ष की आय इसमें शामिल की जाती है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें एक साधन को एक ही बार जोड़ा जाता है, यह भी इसकी विशेषता है। राष्ट्रीय आय में एक साधन को एक बार जोड़ा जाता है, एक बार जोड़ा जाता है। इसमें यह ध्यान देना होता है कि भाई किसी चीज की डबल काउंटिंग न हो जाए, एक साधन को केवल एक ही बार इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इसे धन के रूप में मापा जाता है, यह भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय आय को धन के रूप में मापा जाता है, धन के रूप में मापा जाता है। तो ये इन परिभाषा का मतलब ये निकला कि राष्ट्रीय आय एक तो वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, दूसरा राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, तीसरा राष्ट्रीय आय में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, चौथा राष्ट्रीय आय एक वर्ष की आय होती है किसी देश की, और राष्ट्रीय आय में एक साधन को केवल एक ही बार जोड़ा जाता है, और राष्ट्रीय आय को धन के रूप में भी मापा जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आपने यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखते हुए चलना है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। उम्मीद है आपको राष्ट्रीय आय का मीनिंग यहां पर समझ आया होगा। ठीक है, लिखा सबने? ठीक है, तो ये तो राष्ट्रीय आय के बारे में हमने ये परिभाषा समझ ली कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है, और जबकि इसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं करते हैं।
विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है और मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता। अब इसको देखो, राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को सी प्लस आई प्लस जी भी कहा जाता है। देखो, नेशनल इनकम को बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस डी, डी प्लस डी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस डी भी कहते हैं। नेशनल इनकम बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस डी, ये इस रूप में, इसको डी को एक्स माइनस एम भी आप कह सकते हो। ऐसे भी इसको कभी कभी लिखा रहता है। निम्न में से कौन, किसे राष्ट्रीय आय कहा जाएगा? ऑप्शन दे देंगे सी प्लस आई को कहते हैं, दूसरा दे देंगे सी प्लस आई प्लस जी को कहेंगे, या सी प्लस आई प्लस जी प्लस डी कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना, इसमें एक तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कुल उपभोग व्यय आता है और कुल निवेश आता है, और फिर अन्य खर्चे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिनको हम कहते हैं, ये भी इसी में, सार्वजनिक व्यय कह सकते हो इसे, ये इसमें शामिल होते हैं। तो क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय में सी का मतलब क्या हो गया? सी बराबर कुल उपभोग व्यय, उपभोग में जितना भी व्यय हुआ उसको शामिल करेंगे, कुल उपभोग व्यय, प्लस अब आई का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश व्यय कहते हैं। ठीक है, इसे कुल निवेश व्यय भी कहा जाता है, कुल निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट जितना गया निवेश व्यय। ठीक है, निवेश व्यय इसमें शामिल होता है। तीसरा क्या कहेंगे, नंबर थर्ड क्या है? जी, जी का मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक व्यय कहा जाता है, सार्वजनिक व्यय इसमें शामिल होते हैं। और डी का मतलब क्या है? विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है। ये सब राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होते हैं। इस फॉर्मूले को भी लिख लेना, नेशनल इनकम के अंतर्गत कुल उपभोग व्यय, कुल विनियोग व्यय, कुल सार्वजनिक व्यय तथा विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है। यह है राष्ट्रीय आय का मीनिंग। अब इसको आप लोग बहुत ज्यादा उसमें मत लेना, परेशान होने की इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मुद्रा में मूल्य, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, जितनी भी एक वर्ष में वस्तुएं व सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, उनके मुद्रा में मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। उनका टोटल जो मूल्य है हमने मुद्रा में लिख दिया कि भाई इतने रुपए राष्ट्रीय आय हुई। क्लियर हो गया? राष्ट्रीय आय सबको क्लियर हो गया क्या? सी प्लस आई प्लस जी प्लस डी। राष्ट्रीय आय किसे कहोगे? राष्ट्रीय आय का मतलब है एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मुद्रा में मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। जिसमें राष्ट्रीय आय में क्या विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है? तो होती है। और मूल्य ह्रास शामिल होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आय की हमने इसके बारे में परिभाषाएं समझ ली। हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रीय आय की। अच्छा, एक पॉइंट लिख लेना, जो राष्ट्रीय आय होती है ना, राष्ट्रीय आय को एनएनपीएफसी भी कहते हैं। नोट करके लिख लेंगे कि राष्ट्रीय आय को एनएनपीएफसी कहा जाता है। एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसे कहा जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर फैक्टर कॉस्ट। ठीक, नेट नेशनल प्रोडक्ट इन फैक्टर कॉस्ट इसे कहा जाता है। अब ये क्या होता है, इस पर मैं डिटेल में हम चर्चा करते हैं, तब इनको समझते हैं। ठीक है, एनएनपीएफसी पूछा जाएगा राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, तो एनएनपीएफसी भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब
अब देखिए राष्ट्रीय आय पे मैं आपको हेडिंग लिख लेना, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। अवधारणाएं समझते हैं। हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। सबसे पहले देखो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, इनको ध्यान रखना। एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है नेशनल। इन चीजों को पहले सबसे पहले आप समझो, डोमेस्टिक का मतलब क्या है और नेशनल का मतलब क्या है। दूसरी चीज आपको समझनी है, एक शब्द आपने ग्रॉस समझा होगा, ग्रॉस, और एक सुना होगा नेट। ग्रॉस और नेट क्या होता है इसको भी समझना, ठीक है। तीसरा आपने एक मार्केट प्राइस सुना होगा और एक होती है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये तीन चीजों को आपने सबसे पहले समझना है, ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है, ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है, यह सबसे पहले आपने जानना है यहां पर, तब अन्य चीजों पर हम बात करें। डोमेस्टिक का मतलब क्या है, देखो डोमेस्टिक का मतलब हो गया कि घरेलू आय एक वर्ष की अवधि में किसी देश की सीमा में उत्पादित वस्तुएं व सेवाएं, उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक। लेकिन जब उसमें हम विदेशों से प्राप्त आय शामिल कर देंगे तो वो हो जाती है नेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब क्या है, घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुएं व सेवाएं, डोमेस्टिक होगी। अगर घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं में विदेशों से प्राप्त आय शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगी, नेशनल बन जाएगी, ठीक। तो डोमेस्टिक में जब हम NFIA शामिल कर देते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अगर हम जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जब हम शामिल कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, डोमेस्टिक से नेशनल बन जाती है। अगर हमारे पास नेशनल इनकम दे रखी है, उसमें से हम NFIA घटा देंगे तो क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक बन जाएगी। या तो नेशनल में से हमने NFIA को घटा दिया तो केवल घरेलू आय हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये घरेलू आय होगी, ये राष्ट्रीय आय होगी, और ये हो गया विदेशों से प्राप्त आय। घरेलू आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को शामिल करेंगे तो ये नेशनल बन जाएगी, और नेशनल में जब NFIA विदेशों से प्राप्त आय को घटा देंगे तो ये घरेलू आय हमारी बन जाएगी। पहली तो ये होगी। दूसरा, ग्रॉस और नेट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे मैंने कहा, ये पेन मैंने 50 रुपए की खरीदी और अभी इसकी जो कीमत है मात्र 10 रुपए है, तो 40 रुपए इसकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन हो गया। जितने की खरीदी थी 50 रुपए की खरीदी मैंने, 50 रुपए माइनस इसका मूल्य ह्रास कितना हो गया, 40 रुपए मूल्य ह्रास हो गया, तो बचा कितना, 10 रुपए इसकी नेट प्राइस होगी। ये ग्रॉस होगी, ये नेट होगी। ग्रॉस वैल्यू कितनी हुई इसकी, 50 रुपए, नेट वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए, डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 40 रुपए, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर इस 10 रुपए में इस मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन को मैं जोड़ दूं 40 रुपए को, तो क्या निकल जाएगा, इसका ग्रॉस प्राइस निकल जाएगी। नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो ग्रॉस निकल जाएगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मतलब समझना कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आती है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी जो आती है, उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्चुअल खर्चा आता है उसे क्या कहते हैं, उसकी फैक्टर कॉस्ट। जैसे ये पेन अगर बनाई, इसको बनाने में जो एक्चुअल खर्चा आया, माना ये बेच रहे हैं 50 रुपए की, इसको 50 रुपए का थोड़ी सामान लगा होगा, इसमें प्लास्टिक लगा होगा, इंक लगा होगा, बन गया ये, है ना। इसको बनाने में मुश्किल से 10-15 रुपए, मान लो चलो 15 रुपए का खर्चा आ गया इसमें, लेकिन इसको बेचा जा रहा है मार्केट में कितने का, 50 रुपए का। इसका मतलब क्या है, 35 रुपए क्या है, अदर खर्चे जोड़े जा रहे हैं। अदर मतलब क्या हो गया, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा जाएगा, है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम कहते हैं, GST कह लो या फिर वैट जो पहले लगता था वो हो गया। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो तो होगी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में जब हमने
नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिया हमने? नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगी? मार्केट प्राइस। जैसे इसकी एक्चुअल कीमत पेन की मैंने कहा 15 रुपए है और इन्होंने 35 रुपए क्या जोड़ दिया? इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, तो ये इसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी? 50 रुपए। अगर इस मार्केट प्राइस में से मैं एनआईटी घटा दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूंगा, तो इसकी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब एक्चुअल कीमत निकल जाएगी। क्या ये तीनों बातें आपकी समझ आई? ये आपको समझने के लिए हैं, इनको अगर समझोगे तो आगे कुछ चीजें आपको समझ आएंगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, सब्सिडी। ठीक है, इसका अभी कोई रोल नहीं है। आप ये मत समझना कि इससे हमें कुछ करना है, ये टर्म्स हैं, ये आपको समझनी होंगी। डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुएं डोमेस्टिक होगी, और नेशनल उसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल कर दी तो नेशनल बन गया। ग्रॉस का मतलब जब कोई चीज हमने खरीदी थी उस समय की प्राइस, और नेट का मतलब जो अब रहेगी यह प्राइस, उसे नेट प्राइस कहते हैं। ग्रॉस में से जब उसका मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो नेट निकल जाता है। ऐसे ही मार्केट प्राइस, वस्तु जो मार्केट में जिस रेट में बेची जाती है उसे मार्केट प्राइस, और उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं तो उसकी एक्चुअल कीमत निकल आती है, जिसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। बताइए जरा, समझ में आया क्या? इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? हाँ बिल्कुल, इसे बना लो सब लोग, इसको बना लो। ये आपके समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, इनको बस थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करो और इसको बना लो।